नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। हम लोग घटनासार करंट अफेयर की वार्षिकी 2025 को देख रहे थे। ये घटनासार करंट अफेयर का अगला लेक्चर होगा। पिछले हमने 5 लेक्चर देख चुके हैं। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार जाकर जरूर देखिएगा। किसी भी एग्जाम के लिए करंट अफेयर बहुत महत्वपूर्ण होता है। आइए हम शुरू करते हैं। डसाल्ट कहाँ की कंपनी है? फ्रांस की कंपनी है। रिलायंस भारत की कंपनी है। दोनों मिलकर एविएशन लिमिटेड द्वारा रिलायंस एविएशन लिमिटेड द्वारा फाल्कन 2000 जेट का उत्पादन किया जाएगा। फ्रांस की डसाल्ट एविएशन कंपनी ने घोषणा की कि वह फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट विमान बनाने के लिए भारत में असेंबली लाइन बनाएगी। इसकी घोषणा 2025 पेरिस एरियर शो में की गई। भारत में निर्मित पहला फाल्कन 2000 XL XLXS विमान 2028 में आने की संभावना है। पहली बार डसाल्ट अपने फाल्कन 2000 LXS एग्जीक्यूटिव बिजनेस जेट का निर्माण फ्रांस के बाहर करेगा, जो भारतीय और वैश्विक दोनों बाजारों की जरूरतों को पूरा करेगा। डसाल्ट रफाल लड़ाकू विमान भी बनाती है। डसाल्ट कंपनी जो फ्रांस की है, ये रफाल लड़ाकू विमान भी यही बनाती है। जून 2025 में डसाल्ट एविएशन ने हैदराबाद में लड़ाकू विमानों के धड़ निर्माण के लिए टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड के साथ एक समझौता हस्ताक्षर किया है। मतलब रफाल जो विमान का धड़ होता है उसका निर्माण हैदराबाद में किया जाएगा, भारत के हैदराबाद में किया जाएगा। और ये इसका उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा? 2028 से शुरू हो जाएगा। उत्पादन कब से शुरू हो जाएगा? 28 से शुरू हो जाएगा। डसाल्ट एविएशन इतिहास में यह पहली बार है कि उसके राफेल लड़ाकू विमान का ढांचा फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। फ्रांस के बाहर निर्मित किया जाएगा। फाल्कन 2000 LXS बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट का निर्माण महाराष्ट्र के कहाँ किया जाएगा? महाराष्ट्र के मिहान विशेष आर्थिक क्षेत्र में डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड नागपुर सुविधा में किया जाएगा। डसाल्ट रिलायंस एविएशन लिमिटेड, डसाल्ट एविएशन और रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड के बीच एक संयुक्त उद्यम होगा। इसमें 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। एक तो ये पूछ सकता है कि रफाल के धड़ का निर्माण कहाँ किया जाएगा? हैदराबाद में किया जाएगा, फ्रांस से बाहर हैदराबाद में। और किस कंपनी के साथ मिलकर किया जाएगा? तो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के द्वारा किया जाएगा। लेकिन वहीं फाल्कन 2000 जेट के विमान किया जाएगा तो डसाल्ट ही बना रही है, लेकिन भारत में रिलायंस कंपनी के साथ मिलकर बना रही है। वो कहाँ पे? महाराष्ट्र में। भारत दुनिया का 5वां ऐसा देश बन जाएगा जिसके पास बिजनेस एग्जीक्यूटिव जेट बनाने की क्षमता होगी। वर्तमान में फ्रांस, कनाडा, ब्राजील, संयुक्त राज्य अमेरिका इस प्रकार के विमान बनाते हैं। इन विमानों का निर्माण वैश्विक बाजार और भारत के लिए किया जाएगा। अगला देखते हैं। सेफ्रॉन और HAL में LEAP इंजन पार्ट बनाने का समझौता किया गया है। भारत के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल और फ्रांस की जेट इंजन निर्माता कंपनी सेफ्रॉन एयरक्राफ्ट इंजन के बीच एक महत्वपूर्ण समझौता पेरिस एरियर शो के 55वें संस्करण में हुआ। इस समझौते के तहत दोनों कंपनियां मिलकर लीडिंग एज एविएशन प्रोपल्सन लीप LEAP इंजन के पार्ट तैयार करेंगी। इसके अलावा सेफ्रॉन तेजस MK2 के लिए 110 KN क्षमता वाला एक शक्तिशाली इंजन के निर्माण का भी प्रस्ताव किया है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा 16वीं जनगणना 2027 में कराई जाएगी। कब कराई जाएगी? 2027 में। केंद्रीय गृह मंत्रालय 16 जून 2025 को 2027 जनगणना की अधिसूचना जारी कर दी। भारत सरकार 4 जून 2025 को 16 वर्षों के बाद जनगणना 2027 कराने की घोषणा की। यह जनगणना कितने चरणों में किया जाएगा? 2 चरणों में होगी। इसमें पहली बार जातिगत जनगणना भी
की जाएगी। यह देश की पहली डिजिटल जनगणना भी होगी। स्वतंत्र भारत में पहली ऐसी जनगणना होगी जिसमें जातियों की गणना भी शामिल है। अधिकांश क्षेत्रों के लिए तिथि 1 मार्च 2027 रखी गई है, जबकि लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाच्छादित क्षेत्रों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से होगी। आगे, यह जनगणना अब तक की 16वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 8वीं जनगणना है। 2 चरणों में होने वाली इस जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन HLO तथा दूसरे चरण में जनसंख्या गणना PE कराई जाएगी। अगला देखते हैं, भारत नॉर्वे के सहयोग से पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाएगा। पहला ध्रुवीय अनुसंधान पोत भारत किसके सहयोग से बनाएगा? नॉर्वे के सहयोग से। क्वेश्चन कई तरीके से घुमा फिरा के पूछ सकता है। भारत ने गार्डन चीफ शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड और नॉर्वे की कोंग्सबर्ग कंपनी कहाँ है? नॉर्वे की बीच रणनीतिक साझेदारी के तहत अपना पहला स्वदेशी ध्रुवीय अनुसंधान पोत बनाने का ऐतिहासिक समझौता किया है। 3 जून 2025 को केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने समझौते पर हस्ताक्षर किया, जो भारत की ध्रुवीय अनुसंधान क्षमताओं को मजबूत करने और मेक इन इंडिया पहल को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण है। यह पोत राष्ट्रीय ध्रुवीय महासागर अन्वेषण केंद्र के मार्गदर्शन में ध्रुवीय महासागरीय अनुसंधान का समर्थन करेगा। भारत लंबे समय से अंटार्कटिका और आर्कटिक अनुसंधान में सक्रिय है, लेकिन अब यह विदेशी जहाजों पर निर्भर नहीं रहेगा। इस पोत का उद्देश्य क्या है? गहरे समुद्र अन्वेषण, समुद्री पारिस्थितिकीय तंत्र अनुसंधान, ध्रुवीय बर्फ, जलवायु अध्ययन तथा अंटार्कटिका और दक्षिण महासागर में मिशनों का समर्थन करना है। इस सहयोग से भारत के वैज्ञानिक बुनियादी ढांचे में सुधार होगा, समुद्री सुरक्षा विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय साझेदारी मजबूत होगी। साथ ही भारत एक प्रमुख वैज्ञानिक जहाज मिशन जहाज मिशन निर्माण शक्ति के रूप में स्थापित होगा। अगला करंट अफेयर है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर भारत का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर कहाँ बन रहा है? दिल्ली मुंबई दिल्ली एक्सप्रेस वे पर। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर देश का पहला पशु ओवरपास कॉरिडोर का निर्माण किया गया। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का 12 किलोमीटर हिस्सा रणथंबोर टाइगर रिजर्व के बफर जोन से होकर गुजरता है। इनमें पशुओं के लिए 5 वाइल्ड लाइफ ओवरपास और भारत का सबसे लंबा अंडरपास तैयार किया गया है। कहाँ किस टाइगर रिजर्व से? रणथंबोर टाइगर रिजर्व बनाया जा रहा है, जिससे अंडरपास के ऊपर जो है वो पेड़ पौधे और घास से कवर किया जाएगा, जिससे यह जंगल की तरह दिखाई दे और जानवर बिना किसी घबराहट के सड़क पार कर सकें। जानवरों को ये ना लगे कि यहाँ से सड़क गया है, इसीलिए क्या किया गया है, जंगल जो अंडरपास बनाया जाएगा उसके ऊपर जंगल जैसे नुमा आकृति बना दी जाएगी, या ऐसा बनाया जाएगा कि पेड़ पौधों को बिना काटे ही अंडरपास बना दिया जाएगा, जिससे जानवर घबराए नहीं। इस ओवरपास के निर्माण से बाघों और तेंदुओं जैसी प्रजातियों की सुरक्षित आवाजाही संभव हो सकेगी। साथ ही मानव पशु संघर्ष भी में कमी आएगी। यह ओवरपास कॉरिडोर समग्र रूप से सतत और इको फ्रेंडली स्टाइल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर का उदाहरण बनेगा। अगला करंट अफेयर है, भारत में खुरधारी जानवरों की जनसंख्या का आकलन किया गया है। हाल ही में नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी और वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा जारी एक विस्तृत रिपोर्ट में भारत के जंगलों में खुरधारी स्तनधारियों की आबादी का आकलन किया गया। यह अध्ययन 2022 की अखिल भारतीय बाघ गणना के आंकड़ों पर आधारित है और पहली बार इन प्रजातियों की व्यापक स्थिति और वितरण को दर्शाता है। भारत के जंगलों में बाघों के मुख्य शिकार के रूप में चीतल, सांभर और गौर प्रमुख हैं।
रिपोर्ट के अनुसार चीतल सबसे अधिक संख्या में पाया जाने वाला खुरधारी स्तनधारी है, जो विभिन्न प्रकार के आवासों में जीवित रह सकता है। सबसे ज्यादा खुरधारी वाला जानवर कौन है? चीतल है। सांभर की आबादी अधिकांश बाघ क्षेत्रों में स्थिर है, विशेषकर मध्य भारत और पश्चिमी घाटों में। गौर घने जंगलों और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में पाया जाता है और इसकी संख्या पश्चिमी घाट, मध्य प्रदेश, पूर्वी घाट और पूर्वोत्तर हिमालय की तलहटी में अच्छी है। अगला देखते हैं। नीलगाय भारत की सबसे बड़ी मृग प्रजाति है, जो कृषि क्षेत्रों में देखी जाती है। इसकी संख्या कुछ क्षेत्रों में अधिक, लेकिन कुछ स्थानों पर घर या फसलों को नुकसान पहुंचाने के कारण मानव वन्य जीव संघर्ष का कारण बनती हैं। हॉग डिगर और बारहसिंघा प्रजातियां विशेष रूप से घास के मैदानों और आर्द्र भूमियों में पाई जाती हैं। इनके आवास के क्षरण के कारण इनकी संख्या में गिरावट आई है। जंगली भैंसा जंगली भैंसा प्रजाति अब केवल कुछ ही क्षेत्रों में सीमित है, जैसे असम, छत्तीसगढ़। आवासीय क्षरण पालतू भैंसों के साथ संस्करण इसके लिए खतरा है। आगे खुरधारी स्तनधारियों की संख्या में गिरावट बाघों के लिए गंभीर चिंता का विषय है, क्योंकि वे इनके मुख्य शिकार हैं। जब शिकार की उपलब्धता कम होती है तो बाघ मानव बस्तियों की ओर बढ़ते हैं और पालतू जानवरों का शिकार करते हैं, जिससे मानव बाघ संघर्ष बढ़ता है। अगला करंट अफेयर देखते हैं। देश का पहला स्वदेशी लार्ज लैंग्वेज मॉडल, नाम क्या है उसका? भारत जन। क्या नाम है? भारत जन। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह 2 जून 2025 को भारत जन भारतीय भाषाओं के लिए देश का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकारी वित्त पोषित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल का शुभारंभ किया। भारत जन कितनी भाषाओं में? 22 भारतीय भाषाओं में भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित सरकार द्वारा वित्त पोषित मल्टी मॉडल लैंग्वेज मॉडल है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा चिनाव रेल ब्रिज तथा भारत का पहला केबल स्टे रेल ब्रिज अंजी खाद है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 6 जून 2025 को जम्मू कश्मीर में चिनाव नदी पर चिनाव रेल ब्रिज और अंजी नदी, चिनाव नदी की सहायक नदी है। एग्जाम में सीधा पूछ सकता है कि अंजी नदी किस नदी की सहायक नदी है, तो आप बताएंगे चिनाव नदी की सहायक नदी है। इसकी चिनाव नदी की सहायक नदी है। पर अंजी खाद ब्रिज का उद्घाटन किया। चिनाव नदी पर चिनाव रेल ब्रिज और अंजी नदी पर अंजी खाद ब्रिज। यह पुल रियासी जिले के कौरी और बक्कल को जोड़ता है। चिनाव रेल ब्रिज रियासी जिले में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च ब्रिज है। क्या है? रेलवे आर्च ब्रिज है, जिसकी ऊंचाई 359 मीटर है। ये सीधा एग्जाम में ऊंचाई भी पूछ सकता है, इसको ऊंचाई जरूर याद रखिएगा, 359 मीटर है। कौन सा ब्रिज है? आर्च ब्रिज है, जो फ्रांस के एफिल टावर से 35 मीटर ऊंचा है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फ्रांस के एफिल टावर से चिनाव का ब्रिज जो है कितना मीटर ऊंचा है? 35 मीटर ऊंचा है। इसकी लंबाई कितनी है? 1315 मीटर है। यह पुल 8 तीव्रता के भूकंप, 40 टन टीएनटी तक के विस्फोट, 20 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान और -20 डिग्री सेल्सियस का तापमान, 266 किलोमीटर प्रति घंटे की वायु वाली गति वाली वायु को सहन करने की क्षमता रखता है। इस पुल का निर्माण किसने किया? कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा तथा न्यू आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा डिजाइन की गई। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रुड़की ने भूकंपीय विश्लेषण किया, जबकि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ ने सुनिश्चित किया कि पुल विस्फोट प्रतिरोधी हो। इस पुल का एक महत्वपूर्ण गुण यह है कि यह 8 पुलों में से एक के खराब हो जाने पर भी स्थिर और कार्यशील बना रहेगा, जिससे ट्रेनें धीमी गति से चल सकती हैं। इस पुल के निर्माण में लगभग 29,880 टन स्टील का प्रयोग किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि इसका उपयोग किया गया है रतन स्टील का। इसकी उम्र कितने पुल की है? 120 वर्ष लगभग मानी जा रही है। अंजी खाद ब्रिज भारत का पहला
केबल स्टे रेल ब्रिज है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि पहला केबल स्टे रेल ब्रिज कहाँ है, तो बताएंगे अंजी खाद ब्रिज है। कौन सा ब्रिज है? अंजी खाद ब्रिज है। किस नदी पर? अंजी नदी पर। चिनाव रेल ब्रिज के बाद भारत का दूसरा सबसे लंबा रेल ब्रिज है। चिनाव के बाद दूसरा। चिनाव और अंजी खाद ब्रिज जम्मू कश्मीर के ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। किस परियोजना का हिस्सा है? ऊधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। यह रेलवे नेटवर्क 272 किलोमीटर लंबा है। कितना? 272 किलोमीटर लंबा है। इसे 43,780 करोड़ की लागत से बनाया गया है। हिमालयन इलाके से गुजरती इस रेल लाइन में 36 सुरंगें पड़ेंगी। कितनी? 36 सुरंगें पड़ेंगी, जो 119 किलोमीटर तक फैली हैं। 943 पुल कश्मीर की विभिन्न घाटियों, चोटियों और पर्वतीय दर्रों पर बनाए गए हैं। पहला क्वेश्चन है, मिजोरम देश का पहला, गोवा दूसरा, त्रिपुरा तीसरा और हिमाचल चौथा पूर्ण साक्षर राज्य बन गए हैं। पहले नंबर पर कौन? मिजोरम पहले बना, फिर दूसरा पे गोवा, फिर तीसरे पे त्रिपुरा, चौथे पे हिमाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की। इस उपलब्धि के साथ हिमाचल प्रदेश पूर्ण साक्षर बनने वाला मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा के बाद चौथा राज्य बन गया है। वर्तमान में राज्य की साक्षरता दर 99.3% तक पहुंच गई है, जो राष्ट्रीय मानक 95.10 से अधिक है। नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस द्वारा जारी 2023 से 24 के पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्वे (PLFC) के अनुसार भारत की कुल साक्षरता दर 7 साल और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए 80.9% है, जबकि 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए 79.7% है। मई 2025 में भारत 2 राज्यों मिजोरम और गोवा ने पूर्ण साक्षर राज्य बनने की घोषणा की। वहीं जून 2025 में त्रिपुरा पूर्ण साक्षर बनने वाला देश का तीसरा राज्य बन गया। अगला देखते हैं, इससे पूर्व अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेश में जून 2024 में लद्दाख भारत में पूर्ण साक्षरता हासिल करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बन गया था। केंद्र शासित प्रदेश में पहला कौन है? लद्दाख है। आगे देखते हैं, उल्लास योजना क्या है? उल्लास योजना, जिसे 2022 में शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया था, यह भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर बनने के उद्देश्य से चलाई जा रही केंद्र प्रायोजित योजना है और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप है। उल्लास किस क्षेत्र से संबंधित है? तो बताएंगे शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। किसने जारी किया है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। किस लिए शुरू किया गया है? भारत को 2030 तक पूर्ण साक्षर बनाने के उद्देश्य से। इस योजना के 5 घटक हैं। कितने घटक हैं? 5 घटक हैं। कौन कौन से? पहला है मूलभूत साक्षरता और गणना कौशल, दूसरा है जीवन उपयोगी महत्वपूर्ण कौशल, तीसरा है मूलभूत शिक्षा, चौथा है व्यावसायिक कौशल और पांचवा है निरंतर शिक्षा। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से 15 वर्ष से अधिक उम्र के वयस्कों को लक्षित करती है, जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये करंट अफेयर की क्लास पसंद आई होगी। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।